हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो जैसा कि हमने 5000 क्वेश्चन की मुहिम चला रखी है, तो उसी मुहिम में मैं अपना स्पेशल एजुकेशन का तीसरा वीडियो लेके आ चुका हूं, आपका मेंटर सिंधु झा। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग आकृति को पहचानने में सक्षम है? मस्तिष्क का कौन सा भाग आकृतियों को पहचानने में सक्षम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का दायां भाग आकृतियों को पहचानने में सक्षम होता है। याद रखिएगा, जो हमारे माइंड का राइट प्लेस होता है वो आकृतियों को पहचानने में सक्षम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेल पढ़ने के लिए शरीर का कौन सा भाग विशेष भागीदारी करता है? ब्रेल पढ़ने के लिए शरीर का कौन सा भाग विशेष भागीदारी करता है? ब्रेल पढ़ने में शरीर के दाएं भाग की विशेष भागीदारी होती है। आप सभी को भी पता होगा कि लिखने में भी जो नॉर्मल बच्चे राइटिंग करते हैं पेन के द्वारा, उसमें भी राइट हैंडेड ज़्यादा हमारी भागीदारी होती है। और आपको पता होगा कि जो बॉडी कंट्रोल का जो हमारा सिस्टम होता है वो लेफ़्ट हैंडेड होता है, यानी कि हमारा जो लेफ़्ट पोर्शन होता है वो बॉडी को कंट्रोल ज़्यादा करता है और राइट हैंड से हम क्या करते हैं, कमांड को ज़्यादा यूज करते हैं। तो ब्रेल पढ़ने में शरीर के दाएँ भाग की विशेष भागीदारी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करने में कंजूसी ना करें, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आयु के बच्चे का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित हो जाता है? माना जाता है कि जो माता होती है वो हमारी प्रथम शिक्षिका होती है, हमारा घर जो होता है वो हमारा प्रथम विद्यालय होता है और उसी विद्यालय के अंदर जो हमारा बच्चा होता है वो 11 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे का मस्तिष्क का विकास पूरी तरह से हो जाता है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 11 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कौन सी क्लास में होता है, यानी कि वो कौन सी क्लास तक आता है 11-12 वर्ष की आयु में। चलिए देखते हैं आप लोग भी कितना लॉजिकल माइंड लगाते हैं अपना। आगे बढ़ते हैं। एक प्लास्टिक ब्रेल स्लेट में कितनी लाइनें होती हैं? एक प्लास्टिक की जो ब्रेल स्लेट होती है उसमें कितनी लाइनें होती हैं? तो 27 लाइनें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेलर क्या है? ब्रेलर क्या है? तो ब्रेल लिखने की मशीन को ब्रेलर कहा जाता है। ब्रेल लिखने की मशीन को क्या कहा जाता है? ब्रेलर। ब्रेलर अब बिजली से चलने वाले भी आ गए हैं और मतलब हाथ से चलने वाले भी आ गए हैं ना। तो अब ब्रेलर में काफ़ी मतलब एडवांस वर्जन भी आने लग गए हैं। तो कुछ बच्चे सोर्स पूछ रहे थे कि भाई सोर्स क्या है इस डेटा का। तो मैंने वीडियो नंबर 2 में जो सोर्स बताया था, बुक जो हमारी दृष्टिबाधा और जो हमारी लेख प्रशिक्षण माला की बुक है, नैव की नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के द्वारा जो बनाई गई बुक है, ये सोर्स सारे क्वेश्चंस और सारा डेटा वहाँ से उठाया गया है। तो सोर्स के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के ब्रेलर हैं? हमारे देश में कितने प्रकार के ब्रेलर हैं? तो हमारे देश में 3 प्रकार के ब्रेलर हैं। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पाकिन्स ब्रेलर, नंबर 2 मार्गव ब्रेलर और नंबर 3 ताज ब्रेलर। ये 3 प्रकार के ब्रेलर हमारे देश में यूज़ होते हैं। और आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जो हमारी प्रथम ब्रेल प्रेस थी वो कहाँ पर स्थापित हुई थी? वो स्थापित हुई थी उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है, जिसका नाम था भारती ब्रेल। ठीक है, एक बार आप हर चीज़ को रिवाइंड करते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि नाम था भारती ब्रेल। और आपको पता होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप का जो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है वो राजपुर रोड देहरादून में ही स्थित है, जहाँ पर जो भारत का जो प्रथम ब्लाइंड स्कूल था, शार्प मेमोरियल स्कूल जो है फॉर द ब्लाइंड, वो भी वहीं पर स्थित है जो पहले अमृतसर में था। ठीक है, जिसका स्थापना एनी शार्प के द्वारा हुई थी और उनकी सहयोगी हिलियट ने भी इसके अंदर काफ़ी सहयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉकेट फ्रेम क्या होता है? पॉकेट फ्रेम क्या होता है दोस्तों?
जेब में रखकर ले जाने वाली छोटे ब्रेलर को, जिसमें 2, 4 या 6 लाइन का होता है, इसे हम लोग पॉकेट फ्रेम कहते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया है कि अब ट्रांसफॉर्मल ज़माना आ गया है, लैपटॉप आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, हर प्रकार से हर एसेसरीज़ की कोशिश की जा रही है कि वो ट्रांसफरेबल हो, ताकि लोग हर जगह उसका व्यापक रूप से इस्तेमाल कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टेलर फ्रेम क्या है? गणितीय कौशल के लिए यंत्र करने वाला जो फ्रेम होता है उसे टेलर फ्रेम कहा जाता है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकलांगता क्या होती है? WHO के अनुसार विकलांगता के 3 पहलू प्रमुख हैं, और आपको पता होगा कि ICF-10 के अंदर भी विकलांग जो ICF-10 है वो भी WHO के द्वारा ही जारी किया गया था, जो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके अंदर WHO ने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। वो कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्षति, इम्पेयरमेंट, यानी कि जब भी किसी कैंडिडेट का कुछ दुर्घटना होती है, बीमारी होती है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी में कोई क्षति होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस क्षति के कारण उसकी बॉडी के अंदर अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो किसी कार्य को करने में अक्षम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस कार्य को करने में उससे असुविधा उत्पन्न होती है, यानी कि वो हैंडीकैप हो जाता है, परमानेंटली डिसेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। तो WHO के अनुसार ये 3 प्रकार के पहलू बताए गए हैं, क्षति, अक्षमता और असुविधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प दृष्टि का क्या पैमाना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अल्प दृष्टि का क्या पैमाना होता है। तो उत्तम सुधार के बाद तथा चश्मे के बाद 6/18 से 6/18 से 6/60 से कम है, वो दृष्टि क्षेत्र 50 डिग्री से कम है, वो अल्प दृष्टि का माना जाएगा। ये क्राइटेरिया याद रखिएगा कि नॉर्मल कितना होता है दोस्तों। नॉर्मल जो होता है हमारा डिग्री क्षेत्र, यानी कि एक व्यक्ति का डिग्री क्षेत्र कम से कम 180 का होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि 50 डिग्री से अगर किसी का कम है तो वो जो व्यक्ति होगा वो अल्प दृष्टि की श्रेणी में आएगा। और अगर हम इसको पूर्ण दृष्टि में कर दें तो जिसका डिग्री क्षेत्र 20 डिग्री से कम है, यानी कि जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है उसका 20 डिग्री से कम होगा, अल्प दृष्टि के केस में 50 डिग्री से कम होगा। और उसमें क्या बताया था कि जिसका 6/60 से कम होगा पैमाना वो पूर्ण दृष्टिबाधित, और 6/18 वाला जो होगा, यानी कि 6/18 से 6/60 के बीच में जो होगा वो अल्प दृष्टिबाधित। तो ये क्राइटेरिया आप अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी घूम के आए आप उसको कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर विकलांगता क्या होती है? कठोर विकलांगता क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस व्यक्ति में एक अथवा एक से अधिक विकलांगता की मात्रा 80% से ऊपर है उसे कठोर विकलांगता माना जाएगा। ठीक है, या तो एक डिसेबिलिटी है या उसके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन उसकी जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है या जो रेशो है वो अगर 80% से ऊपर है तो वो कठोर डिसेबिलिटी यानी कि सीवियर केस में आएगा, कठोर विकलांगता की श्रेणी में आएगा। चलिए, तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्ति को सरकारी रियायत प्रदान की जाती है? इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, कई लोगों को नॉलेज नहीं होती। चलिए देख लेते हैं। 40 या इससे अधिक को ही सरकारी रियायत प्रदान की जाती है। ठीक है, सभी को पता होगा कि 40% से ऊपर के लोगों को या 40% तक को ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है, उससे कम वालों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र कमेटी कैसी होनी चाहिए? तो विकलांगता प्रमाण पत्र कमेटी कैसी होनी चाहिए? विकलांगता प्रमाण पत्र कमेटी में केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सक मंडल होने चाहिए। कुल 3 लोग होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक नेत्र विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है जो विकलांगता प्रमाण पत्र दे सकता है। यानी कि एक इसमें थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ कि जिस भी क्षेत्र की डिसेबिलिटी को प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है उस क्षेत्र का कम से कम एक विशेषज्ञ होना उस कमेटी में अनिवार्य है। बाकी 2 डॉक्टर अदर फील्ड के भी हो सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर कम से कम उस फील्ड का होना अनिवार्य है उस कमेटी के अंदर। और कमेटी कम से कम 3 लोगों की होगी, अधिक की भी हो सकती है, लेकिन अगर मिनिमम में बात करें तो 3 लोगों की कमेटी होना अनिवार्य है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा सेशन के साथ, और फटाफट वीडियो को इसी तरह से लाइक शेयर करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं।
फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर नारंगी और पीले फ़िल्टर कॉन्टैक्ट लेंस में सुधार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। याद रखिएगा, नारंगी और पीले फ़िल्टर जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस में सुधार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि नारंगी और पीले रंग को आप रिसोर्स रूम में इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये लो विज़न बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपोस्कोप क्या होता है? टाइपोस्कोप क्या होता है? एक प्रकार के गत्ते का बॉक्स होता है दोस्तों ये, जिसमें केवल शब्द दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए लो विज़न जो होते हैं उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक प्रकार का एक गत्ते का बॉक्स होता है जिसको लो विज़न बच्चों के मुंह के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे कि केवल किताब के शब्द इन्हें दिखते हैं, इधर उधर की कोई रोशनी नहीं दिखती और इधर उधर के आवाज़ से भी यह मुक्त होता है। तो इस प्रकार से एक गत्ते का बनाया जाता है ये। तो लो विज़न बच्चे इसको पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं, टाइपोस्कोप। ये गत्ते के द्वारा भी बनाया जा सकता है, घर पे भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेटिटिप क्या है? फ्लेटिटिप क्या है? तो ये एक कलम है जिसे न्यून दृष्टि बालक को लिखने में आसानी होती है। फ्लेटिटिप जो होता है एक प्रकार का ये पेन होता है, जो मतलब ये वाइट पेपर के ऊपर लिखा जाता है और ये अत्यधिक काले रंग से ये लिखता है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो न्यून दृष्टि के बालक होते हैं, जो अल्प दृष्टि के बालक होते हैं, उनको ये अच्छे से कंट्रास्ट इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि उनको लिखने में हेल्प होता है। बेसिकली माने तो ये उनके लिए, लो विज़न के स्टूडेंट के लिए एक प्रकार का पेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्टिकल लोब ऑफ ब्रेन क्या है? तो दोस्तों जो हमारी जो मस्तिष्क है, जिसके अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है हमारा, कि इमेज को देखना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर पीछे से उसके इमेज को अंडरस्टैंड करना, तो ये मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा होता है, जिससे हम देखने में आसानी होती है। एक प्रकार से मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर जैसे सीपीयू सारा प्रोसेस करता है, इसी तरीके से हमारे देखने का जो सारा प्रोसेसिंग का काम है वो ऑप्टिकल लोब ऑफ ब्रेन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉड्स क्या होते हैं? रॉड्स क्या होते हैं दोस्तों? आँखों में 13 करोड़, कई जगह आपको 13.5 करोड़ भी मिल जाएगा। तो आँखों में 13.5 करोड़ या 13 करोड़ रॉड्स होती हैं, जो काले और सफ़ेद रंग का अंतर करती हैं। यानी कि हमारे आँखों के अंदर जो हम आँखों से देख पाते हैं, काला और सफ़ेद रंग का जो फ़र्क कर पाते हैं, वो रॉड्स के द्वारा कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु क्या है? शंकु क्या है? आँखों में 70 लाख शंकु कौन होते हैं? इंग्लिश में कौन कहते हैं और हिंदी के अंदर शंकु बोला जाता है इसको, जो रंगों की पहचान करते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु, और इंग्लिश में कौन। तो अलग अलग पेपरों में क्या होता है कि कौन को हिंदी में भी लिख के दे देते हैं। तो थोड़ा आप याद रखिएगा कि चाहे कौन आए या शंकु आए, तो वो रंगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, हर प्रकार के रंग को। और रॉड्स क्या करते हैं? काले और सफ़ेद रंग का फ़र्क करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आँखों के तरंगों की रफ्तार कितनी होती है? आँखों के तरंगों की रफ्तार कितनी होती है? तो आँखों की तरंगों की रफ्तार 300 मील प्रति घंटा होती है। ये सारी प्रक्रिया 0.002 सेकेंड में होता है। यानी कि आँखों की तरंगों की रफ्तार 300 मील प्रति घंटा होती है। ये सारी प्रक्रिया 0.002 सेकेंड में होता है। देखिए कितना फास्ट हमारी जो आँखों की प्रोसेसिंग है वो होती है। तो कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और आपको लगता है कि अगर ये चैनल अच्छा काम कर रहा है और चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आती रहें और ये चैनल इसी प्रकार से और बड़ा बनता रहे, तो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। अपना ध्यान रखें और हमसे जुड़े रहें और मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग।